एक बार फिर गांव अम्बेटा मोहन जो ज़िला सहारनपुर का एक गांव है और मुस्लिम त्यागी समाज इस गांव में रहता है। हमारे बराबर में जो शख्स बैठे हैं ये 1990 में सऊदी में पहुंचे और ये वो दौर था जब सऊदी में यहाँ पर जाने का क्रेज़ ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके पुराने अनुभव, हालांकि 90 का दशक भी एक पुराना दशक माना जाता है, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल संघर्ष यहाँ से किया और यहाँ से सऊदी पहुँचने के बाद वहाँ की सिचुएशंस, वहाँ के हालात और वहाँ का समीकरण, वहाँ की कैलकुलेशन और भारतीय जो इंडियन इनके साथ रहे उनके रवैये, उनके नज़रिए, उनके ख़यालात क्या रहे, यही सब जानने की हम कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद नईम। नईम साहब, आप कौन से सन में सऊदी गए और सऊदी जाने से पहले आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना? सन 90 में मैं गया। 90 में? सन 90 में। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे सऊदी जाना चाहिए? बस मेरे मामू रहते थे पहले सऊदी अरब। 90 से पहले? 90 से पहले। जाने के बाद आपने क्या किया वहाँ पर? उस काम मतलब जैसे आप यहाँ से सऊदी की सरजमी पे उतरे तो क्या महसूस हुआ फर्स्ट टाइम जब आप पहुँचे? यहाँ से गया था मैं एक संदूक बनाने की, यानी लोहे का जो पेटी होती है वो बनाने के लिए उसमें गया था मैं कंपनी में। और हम 21 आदमी थे कंपनी में। वो 21 यहीं से थे कहीं बाहर? नहीं, सब इंडियन थे। कुछ केरला के, मद्रास के। हम 2 आदमी यूपी के थे, एक देवबंद का, एक में। अच्छा, कि उस कंपनी में कितने दिन काम किया और मतलब जब आपको पहली सैलरी मिली उसमें आपने मतलब यहाँ के हालात कैसे थे? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए अपना। यहाँ के हालात तो अब से बेहतर थे, अब ख़राब है हालात इंडिया के। तो नहीं, हम आपकी फ़ैमिली की बात कर रहे हैं। फ़ैमिली की जो फाइनेंशियल पोजीशन, इक्तिसादी जो हालत थी वो किस तरह की थी? अच्छी थी। अच्छी थी। हाँ। तो पैसा कमाने के लिए वहाँ पहुँचे थे या कोई इसमें शौक़ भी आपका शामिल था? नहीं, पैसे के लिए पहुँच गया था, शौक़ भी था। चलो सऊदी अरब भी देखेंगे, हज उमरा भी कर लेंगे, इसके लिए गया था। कुछ अहम तजुर्बे बताइए वहाँ के। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीत रिवाज, वहाँ जो अरबी लोग आपसे मिले, क्या आपको महसूस हुआ? अभी तो सऊदी जो जितना भी सऊदी आदमी था उस टाइम इज्जत करता था बहुत ज़्यादा इंडियंस की। हालांकि पाकिस्तान के आदमी की इज्जत नहीं थी, लेकिन इंडिया के आदमी की बहुत इज्जत थी। उस इज्जत की वजह क्या थी? बस यानी सच्चे लोग हैं ये। हिंदुस्तान के आदमी को बहुत सच्चा और यानी गौ पशु आदमी मानते थे उन्हें। पशु आदमी का मतलब? यानी एक सज्जन आदमी, सीधा आदमी। और पाकिस्तानी उस समय सीधा नहीं था? पाकिस्तान का आदमी सीधा नहीं था। उन्हें वो गलत बोलते थे, यानी ये गलत है। अच्छा, जैसे आप वहाँ पर पहुँचे तो आपके जो साथी थे, आपने लोगों की मदद भी की और लोगों के साथ भी रहे, तो ऐसा कोई आदमी जो आज भी आपको रह रह के याद आता है, जो वास्तव में जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बहुत ज़बरदस्त बनी रही? अभी तो सऊदी भी मुझे बहुत चाहते हैं। इंडियन की तो बात अलग है, सऊदी भी बहुत चाहते हैं। फ़ोन आते रहते हैं बार बार, अगर भाई आ जा, उम्रे पर आ जा, काम के लिए आ जा, लेकिन बस मैं गया ही नहीं। अच्छा, जो इंडियन नज़रिया है, यानी भारतीय लोगों का जो नज़रिया है और जो अरबिक बेसिक अरबी का नज़रिया है, दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? बस सऊदी में ये है कि वो ये नहीं समझते हैं कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। एक जगह बैठ कर खाना खाना, चाहे हिंदू या मुसलमान है, एक ही प्लेट में, एक ही साथ में। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर बात करें अरबी की, तो उसके सामने किस तरह से उसका एक सोच नज़र आती है? बस ये तो अरबी की तो बात ऐसी है कि अगर हम केरला में जाएंगे तो केरला ज़बान सीख जाएंगे, वो तो अरबी तो सीखने वाली बात तो ये है। वहाँ की सोच, वहाँ के लोगों की, तो आपने बताया कि एक जगह चाहे अमीर है, गरीब है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, सबके साथ वो एक जगह खाना खाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव लगता है। हाँ भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव। एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते, एक गिलास में पानी नहीं पी सकते। वहाँ एक ही गिलास में पानी पी लेंगे, एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लेंगे। अच्छा, मदनी ख़ानदान की अगर बात करें, जमीयत उलमा हिंद की बात करें, तो इनका क्या रसूख है सऊदी गवर्नमेंट में या वहाँ की सरजमी पे या वहाँ के लोगों के बीच? अगर जमीयत वालों का बात तो ये है कि अगर जमीयत
यानी सऊदी अरब में भी अगर किसी चाहे मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है कोई भी है, अगर जमीयत वालों को मालूम है उनके यहाँ कोई भी एप्लीकेशन गई हुई है उसकी वो फुल मदद करेंगे। जमीयत वालों का ये है। रही जमीयत वालों की बात ये भाई वो कुछ किसी को वो करेंगे कि भाई ये छुड़ा लेंगे या कर लेंगे, नहीं, वकील कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैसे की मदद कर देंगे, लेकिन बाकी वो कानून के हिसाब में नहीं वो लड़ने के। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या किरदार है इसका, कितनी इसकी अहमियत है और मुस्लिम को हिंदुस्तान के कितना उसका फ़ायदा मिला है? हिंदुस्तान के तो सभी हिंदू भी मुसलमान भी हो, तो जमीयत वालों को कहीं भी कोई भी ऐसी बात हो, जमीयत वालों का ये है कि वहाँ से पैसा इकट्ठा होकर आता है, वो यहाँ हिंदू हो या मुसलमान है, वो सब के लिए बराबर कहीं भी। लेकिन कहाँ ऐसा कौन सा ऑफिस है जमीयत उलमा हिंद का जहाँ कुछ गरीब लोगों की या ऐसे लोगों की, ऐसे लड़कों की, ऐसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ना चाहते हैं उनको पैसे से मदद हो, या अच्छे कोर्सेज आप करिए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, इस तरह का कौन सा ऑफिस है जो खुलेआम मदद करता हो? दिल्ली में ही है जमीयत हिंद का, तो जमीयत वालों का एक तो दिल्ली में ऑफिस है, उसके बाद में देवबंद दारुल में जाओ, आपको कोई भी तालीम लेनी है फ्री पढ़ाई हो। नहीं, तालीम नहीं, मान लिया किसी को कोई MBBS वगैरह कोई अच्छा मेडिकल नीट की तैयारी, कोई अच्छा कोर्स करना हो और उनसे चाहिए कि भाई हमारा ये बच्चा है, इसकी किस तरह आप मदद करेंगे, तो इस तरह का कोई प्रोसेस हमें नज़र नहीं आता। कुछ आपको पता है इसके बारे में? नहीं नहीं, जमीयत वाले करते हैं, अगर इस लायक है आदमी, उसकी देखेंगे इस लायक है कि नहीं, मदद लायक, अगर मदद के लायक है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करने का। सऊदी पे फिर वापस लौटते हैं, तो सऊदी के पूरे टोटल कितने साल रहे आप? मैं सन 90 में चला गया, अभी 7-8 साल हुए मुझे। अच्छा, 90 से, यानी तकरीबन 17-18 साल आप रहे हैं। 17-18 साल का ओवरऑल जो तजुर्बा है आपका, वो क्या कहता है? बस तजर्बा तो ये है कि आज यानी वहाँ अगर काम करेगा आदमी तो बिल्कुल सही काम करे। भारतीय एम्बेसी की अगर बात करें, उसका रोल क्या नज़र आया है आपको? भारतीय एम्बेसी वहाँ के लिए बिल्कुल जीरो है। वो कैसे? कोई मतलब नहीं है, कोई बस पासपोर्ट के लिए जाओ, वो भी पैसा दो। अगर किसी को पासपोर्ट खोया गया या गुम हो गया या चोरी हो गया, जल गया, उसके लिए पासपोर्ट के लिए फिर पैसा दो, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय एम्बेसी है, मैं भारतीय हूँ, तुम्हें अपनापन नज़र नहीं आता? नहीं, उसमें भी गवाह लेंगे वो कि इंडियन का आदमी है नहीं है, फिर यहाँ इंडिया में भेजेंगे उसका पेपर, यहाँ से पेपर लिखवा कर भेजेंगे, होता है वो तो करना भाई है ये वहाँ का या नहीं है। लेकिन पैसा तो खा रहे हैं। जब हमें पता है कि वहाँ इंडियन है, फोटो स्टेट है मेरे पास में, पासपोर्ट बना दो। आपका वास्ता कैसे पड़ा है इंडियन एम्बेसी से, मतलब आपका किस तरह से तजुर्बा आपने लिया है? बस इंडियन एम्बेसी का मैं एक केस में फंस गया था। क्या केस था? केस ये था कि मैं कुछ आदमियों की मदद की थी, अपनी कंपनी में लेकर गया और गाड़ी बेच कर भाग गए, वो पकड़ा में गया। उसमें एम्बेसी का रोल था। अब एम्बेसी वालों ने कोई पता ही नहीं लिया। कितने सालों तक पता नहीं लिया? तकरीबन 7 साल एम्बेसी ने कोई पता नहीं लिया। मैं पेपर, दरख्वास्त, टेलीफोन कर कर थक लिया था। फिर सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, इनके यहाँ से एप्लीकेशन गई जमीयत वालों की तरफ से, फिर उन्होंने मदद की। तो जमीयत से आपके कांटेक्ट थे या जमीयत ने सीधे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, जमीयत यहाँ देवबंद नज़दीक है, तो देवबंद में आना जाना लगा रहता है, तो उनसे मुलाकात थी। फिर उनसे भाई ने बात रखी जी ऐसे ऐसे बात है। कि जमीयत में किन से रखी, कौन शख्स हैं जमीयत के जिनके सामने ये बात रखी गई? महमूद मदनी से। महमूद मदनी से जी। अच्छा, ये कौन से सन की बात है जब आपने महमूद मदनी से बात की? तकरीबन ये समझ लो कि वहाँ मुझे तकरीबन उस टाइम 7-8 साल हो गए थे। 97-98 के आसपास की बात हुई। जी 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 जी। तो उसके बाद में तो मदनी मतलब जमीयत ने आपकी जो मदद की, वो उसकी मदद का कितना असर आप पे गया? उसका असर इतना हो गया कि तुरंत एकदम एम्बेसी भी आ गई और तुरंत काम भी होने लगे। एकदम काम स्टार्ट हो गया, यानी नहीं तो काम बंद पड़ा था, बस खा रहे सो रहे, खा रहे सो रहे।
उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। कुछ नहीं, एम्बेसी का कोई उसने कोई कुछ नहीं किया, कुछ भी। बस जो भी किया वो सुषमा स्वराज की और मदनी साहब की वजह से, इनकी अगर वो न जाते, पेपर न जाते और इनके आदेश ना होते तो वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है इसमें। सुनवाई नहीं। एम्बेसी किसी की भी सुनवाई नहीं करती। जैसे आप वहाँ की जेल में थे 10-11 साल, तो उस जेल में जो आपकी वो होती थी पैरवी, कोई वकील तो आपका होगा वहाँ पर, किस तरह से पैरवी होती? वकील में खुद अपने आप किया बाहर से, यानी बाहर कांटेक्ट किया सऊदी से, फिर उन्होंने एक वकील किया, वकील में अपने आप किया। एम्बेसी आई खाली पासपोर्ट के लिए पूछ रही, भाई मेरे पेपर ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने जाकर देखो, वो कहे ठीक है वकील करो, भाई वकील दे दो कोई, उन्होंने कोई वकील नहीं दिया। फिर एक सऊदी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी है वो तेरा काम करेगा, वो वकील किया मैं, तब काम हुआ, फिर काम हुआ। क्या संदेश देना चाहोगे जितने युवा आजकल सऊदी जाते हैं, उनको किस तरह से वहाँ रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए? बस गलत काम से तो बचो और बिल्कुल सीधे जो जिस हिसाब से काम कर रहे हो बिल्कुल सीधे सच्चे होकर काम करो, गलत काम बिल्कुल मत करो। आप भी बेटे हैं, सऊदी से वापस आए, थोड़े से नए कुछ 1-2 लाइन में आप भी बताइए सऊदी के जो लेटेस्ट तजुर्बे हैं वो आपके क्या हैं? सर वैसे तो नज़रिया मोहम्मद फ़हीम, वैसे तो ठीक है नज़रिया, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, काम करना चाहिए वहाँ से, लेकिन काम नंबर 1 का ही करो, नंबर 2 का काम ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर 2 के काम में पकड़े जाओगे एम्बेसी का वहाँ से ऐसा ही हिसाब हो। क्योंकि मैं भी पकड़ा गया था, मैं भी रह गया 15-20 दिन रह गया मैं भी जेल में वहाँ से। बस ऐसे ही बाहर में काम करते थे, कफील से बाहर, कफील छोड़ देता है बाहर के काम, आप बाहर कर लो, मेरे पास में काम नहीं है कि आप बाहर काम कर लो। ऐसे ही बाहर काम कर रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया था उधर की। हिंदुस्तान और सऊदी अरब, आप 2 देशों में रहे हैं, हिंदुस्तान के बेसिक सिटीज़न हैं आप, सऊदी में आपने जॉब की है, तो जब आप हिंदुस्तान में आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? महसूस क्या करना, इसमें अपना देश तो अपना देश है, वो तो वहाँ से तो परदेश है जी। वहाँ क्या महसूस होता है आपको? कोई अपनापन यहाँ नज़र आता है या वहाँ नज़र आता है? नहीं, अपनापन तो यहीं से महसूस हो है को घर में ही, बस पैसे ही कमाने के लिए जाए। जब यहाँ से रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैसे ही कमाने के लिए जाएगा आदमी, वहीं से नौकरी करने के लिए जाएगा। आप भी युवा हैं, एक युवाओं को भी एक मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहेंगे जो सऊदी, स्पेशली सऊदी के लिए दिलचस्पी रखते हैं या सऊदी में रह रहे हैं या आपको सुन रहे हैं सीधे सऊदी? बस यही मैसेज हो कि भाई अपना नंबर 1 में ही काम करो, नंबर 2 में काम करोगे वहाँ से फंसोगे, फिर एम्बेसी कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि एम्बेसी का सबसे बेकार हिसाब वहाँ से, बेकार से मतलब बस खुल को कहा जी, बस यही कि मैं 15 दिन रह गया मैं भी वहाँ से, लेकिन उस जेल में ही कुछ आदमी ऐसे भी थे जिनकी आज अब तक मेरे सामने उनकी कार्रवाई नहीं हुई थी, 2-3 महीने हो चुके थे उन्हें जेल में ही, उनकी कोई कार्रवाई नहीं, एम्बेसी ने कोई पूछताछ कुछ नहीं। हालात और सिचुएशन से रूबरू ये गांव मोहन अम्बेटा से 2 शख्स हैं और ये फादर हैं, ये उनके बेटे हैं, दोनों से बातचीत हुई है और इसी तरह से ये एक जागरूकता अभियान है, सोशल मुहिम है और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल प्लेटफॉर्म पे हम सोशल नज़रिए को अपने सोशल लोगों के सामने रखते हैं, यही हमारी मुहिम है। इसी तरह की रिपोर्ट्स आप तक आती रहेगी, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।